वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 210 ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। इसमें हम 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है नए भारत का उदय 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है जो चल रही है, ठीक है, हिस्ट्री की, एनसीईआरटी की। उन लोगों के लिए खासकर जो एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में प्रश्न जो बनते हैं एनसीईआरटी से बनते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो या यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा। तो पहला प्रश्न है इस टॉपिक से, भारत में सबसे पहले निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले किसने खोले? डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले एक मेल व्यक्ति है, ठीक है, पुरुष हैं ये, और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। नाम से इनको महिला मत मान लेना। तो महाराष्ट्र में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निचली जाति में जन्मे ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया और वे आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझते थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निचली जातियों की लड़कियों के लिए अनेक स्कूल खोले और इसका देखा देखी और भी स्कूल खुलने लगे। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया और सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इस्लामिक धर्म तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई थी क्या? देखिए, पहला वाला तो सही है, दूसरा गलत है। सैयद अहमद, पहला तो यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दूसरी लाइन से, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान। बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। यही आगे चलकर बनता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू। तो एएमयू की स्थापना जो सैयद अहमद खान ने की थी वो इस्लामिक धर्म का तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं, बल्कि पाश्चात्य शिक्षा के लिए उन्होंने की थी, क्योंकि ये समझते थे कि हमारा जो उद्धार है वो पाश्चात्य शिक्षा से हो सकता है। तो केवल पहला ही सही है, दूसरा वाला गलत है। देखिए, मुसलमानों में धार्मिक सुधार आंदोलन का आरंभ कुछ देर से हुआ। उच्च वर्गों के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति के संपर्क से बचने की कोशिश की। इस दिशा में 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने किया। इस दिशा में आरंभ 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने किया। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च एवं मध्यम वर्गों के मुसलमानों को प्रेरित किया। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधर सकता है। तो दूसरा वाला गलत हो गया, ठीक है। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं, बल्कि पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति के सुधार के लिए की गई थी। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले एक केंद्र के रूप में। बाद में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। तो यही एएमयू बना आगे चलकर। अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला तालों के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा प्रश्न है, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। नारायण गुरु ये थे, कहाँ चलाया इन्होंने? केरल में चलाया। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो केरल में श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर।
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद एक अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिगत अत्याचार विरोधी संघर्ष को समर्पित कर दिया और इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, कौन सा इसमें सत्य होगा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया और गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन तो हो रहा है अंग्रेजों की हार के लिए, ठीक है, स्वदेशी अपनाने के लिए, विदेशी चीज़ों के बहिष्कार के लिए, भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य से पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए। तो जाति प्रथा को तो कमज़ोर करेगा ना, ये बढ़ावा क्यों देगा। अंग्रेज जबकि जाति प्रथा को बढ़ावा दे रहे थे, फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर, ठीक है, अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसने जाति प्रथा को दबाने में भी मदद की। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। और छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन गैर ब्राह्मणों ने चलाया था, ना कि महात्मा गांधी ने। गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, डी है इसका आंसर। तो पहला वाला कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोध था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। जन प्रदर्शनों, विशाल जनसभाओं तथा सत्याग्रह के संघर्षों में सबकी भागीदारी ने भी जातिगत चेतना को कमजोर किया। दूसरा वाला भी गलत है, क्योंकि गांधी जी अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में छुआछूत के खात्मे को जीवन भर एक प्रमुख काम मानते रहे। 1932 में उन्होंने इस उद्देश्य से अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। किसने की, याद रखिएगा, गांधी जी ने की 1932 में। ये प्रश्न पूछा जाता है और डॉक्टर अंबेडकर अगर गलत कर देते हैं इसको। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, गांधी जी ने। कब की, 1932 में। गांधी जी का तर्क था कि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत को कोई मान्यता नहीं दी गई है। और आत्मसम्मान आंदोलन की बात करें तो दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा लादी गई निरयोग्यताओं का मुकाबला करने के लिए गैर ब्राह्मणों के द्वारा 1920 के दशक में चला गया था ये आत्मसम्मान आंदोलन। तो गांधी जी का नहीं है आत्मसम्मान आंदोलन, गैर ब्राह्मणों का है। गांधी जी का है अखिल भारतीय हरिजन संघ। तो ऊपर वाला एक है वो जो है वो तो डॉक्टर अंबेडकर का हो गया, अनुसूचित जाति वाला। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारकों ने जाति प्रथा को कमजोर करने का काम किया। रेलवे, डाक व्यवस्था, आधुनिक व्यापार उद्योग, नई शिक्षा प्रणाली। रेलवे लेकर आए अंग्रेज। अब रेलवे में तो हर तबके का, हर धर्म का, हर जाति का जो व्यक्ति है वो सफ़र करेगा, साथ में बैठेगा, तो रेलवे हो गया। चलो इसमें आधुनिक व्यापार उद्योग, ठीक है, इसमें चीज़ें बनेंगी, उनका आदान प्रदान भी होगा और कोई भी जाति धर्म का उसको बना सकता है, तो ये भी हो गया। जो नई शिक्षा प्रणाली आई वो भी धर्मनिरपेक्ष थी, तो ये भी हो गया। डाक व्यवस्था ने ऐसा कुछ नहीं किया जो जाति प्रथा को कमज़ोर करे। तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो गया क्या, सी वाला ऑप्शन। सभी तो होगा नहीं, हाँ सॉरी, 1, 3, 4, तो इसका आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन। देखिए, ब्रिटिश शासन ने ऐसी अनेक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने धीरे धीरे जाति की जड़ों को कमज़ोर किया। आधुनिक उद्योग हो गए, रेलवे हो गए, बसों के आरंभ ने तथा बढ़ते नगरीकरण के कारण खासकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोगों के बीच संपर्क को अपरिहार्य बना दिया। आधुनिक व्यापार उद्योग ने आर्थिक कार्यकलाप के नए क्षेत्र सभी के लिए पैदा किए। एक आधुनिक औद्योगिक समाज में जाति और व्यवसाय का पुराना संबंध चलाना कठिन था। प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजों ने कानून के सामने सबकी समानता का सिद्धांत लागू किया। जातिगत पंचायतों से उनके न्यायिक काम छीन लिए गए और प्रशासकीय सेवाओं के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। इसके अलावा नई शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थी, इसलिए वह मूलतः जातिगत भेदों और जातिगत दृष्टिकोण की विरोधी थी। तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक पक्षों के संबंध में नीचे कथन दिए हैं, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। इन आंदोलनों की पहुंच किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं थी।
इसने मानव बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को धक्का पहुंचाया और धर्म में जरूरत से ज़्यादा जोर देने पर समाज में फूट की प्रवृत्ति बढ़ी। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक पक्ष। इन आंदोलन की पहुंच किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं थी। ठीक है। और इसने मानव बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को धक्का पहुंचाया। ये भी ठीक है। धर्म में जरूरत से ज़्यादा जोर देने पर समाज में फूट की प्रवृत्ति बढ़ी। ये भी ठीक है। तो सारे के सारे सही हैं। ये 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य हैं। इसको आप पढ़ सकते हो एक्सप्लेनेशन को, वही चीज़ इसमें लिखी है। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कौन सा सही होगा इनमें दो कथनों में। ये धार्मिक सुधार आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित थे। इन आंदोलनों ने उभरते हुए मध्य वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। 19वीं 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के बारे में बात हो रही है। और बिल्कुल यहाँ पर जो है वो दोनों के दोनों कथन करेक्ट हो जाएंगे। सी है इसका आंसर। तो आधुनिक युग के धार्मिक सुधार आंदोलनों की मुख्य बात यह थी कि ये आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित थे। हालांकि लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कभी कभी आस्था तथा प्राचीन ग्रंथों का भी सहारा लेते थे। और इन धार्मिक आंदोलनों ने उभरते हुए मध्य वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। इन आंदोलनों ने भारतीय धर्मों के कर्मकांडी, अंधविश्वासी, बुद्धि विरोधी और पुराणपंथी पक्षों का विरोध किया। सॉरी। ठीक है। ये आंदोलन क्या कर रहे हैं? भारतीय धर्मों के कर्मकांड, अंधविश्वास, बुद्धि विरोधी और पुराणपंथी पक्षों का विरोध कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी यूपीएससी सिविल सेवा में भी पूछा गया प्रश्न है ये। पंजाब के 1920 के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिखों को लड़ाकू सैनिकों में परिवर्तित करना, गलत। गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना, यह ठीक है, बी वाला। सिखों में आधुनिक ज्ञान तथा विज्ञान का प्रसार करना, गलत। सिख महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक आर्थिक अधिकार दिलवाना, गलत। ये बी वाला सही है। ठीक है। जो गुरुद्वारे के भ्रष्ट महंत थे ना, उनके खिलाफ था यह आंदोलन। तो सिख लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हुआ, जब अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन सुधार के प्रयासों को बल 1920 में मिला, जब पंजाब में अकाली आंदोलन आरंभ हुआ। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना था। इन गुरुद्वारों को भक्त सिखों की ओर से जमीनें और धन जो है वो दान स्वरूप मिलते थे, परंतु इनका प्रबंध भ्रष्ट तथा स्वार्थी महंतों द्वारा मनमाने ढंग से किया जाता था। अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने इन महंतों तथा इनकी सहायता करने वाली सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया, अकाली आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। रहमानी मजदायान सभा यानी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? पारसी धर्म, यहूदी धर्म, सिख धर्म या हिंदू धर्म? रहमानी मजदायान सभा, बताइए ए है या बी है? पारसी धर्म, ए है इसका आंसर। तो पारसी लोगों में धार्मिक सुधार की शुरुआत बंबई में 19वीं सदी के आरंभ में हुई। 1851 में रहमानी मजदायासन सभा, ठीक है, मजदायासन है यानी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली तथा अन्य लोगों ने किया। तो ये भी पूछा जाता है प्रश्न, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया? यानी रहमानी मजदायासन सभा। तो ये नाम याद रखिएगा, नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, इन तीनों का नाम। चलिए, इन सभी ने
धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़िवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और स्त्रियों की शिक्षा तथा विवाह और कुल मिलाकर स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण का आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आज ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो सकता है इसमें। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय पूछ रहा है, इसका उत्तर मदन मोहन मालवीय नहीं है, इसका उत्तर है एनी बेसेंट। लेकिन यही आगे चलकर बनता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होता है, तब उसका आंसर मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। तो भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में से एक था बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, अलग अलग करके, दोनों की इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती हैं। ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दो कथन दिए, कौन सा इसमें सही होगा? राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया और ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं मजदूरों पर था। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर ने आगे बढ़ाया, ठीक है। दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ही सही है। तो पहला कथन सत्य है, राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज की परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर ने आगे बढ़ाया। 1866 के बाद इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन ने आगे जारी रखा। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ब्रह्म समाज का प्रभाव अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा, ठीक है, किसानों तक या ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी 19वीं 20वीं सदी में बंगाल एवं शेष भारत के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या? ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों व मजदूरों पर नहीं पहुंच पाया, नगरीय शिक्षित वर्ग तक, अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आज ये दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में था। थियोसोफिकल सोसाइटी ने हिंदुत्व और जरथुस्त्र मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित और मजबूत करने का प्रयत्न किया। क्या दूसरा वाला सत्य है? पहला वाला तो सत्य है। क्या दूसरा वाला सत्य है? बिल्कुल, दूसरा वाला भी सत्य है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS अलकॉट द्वारा की गई, दोनों का नाम याद रखिएगा। बाद में ये भारत आ गए तथा 1886 में मद्रास के करीब अड्यार में उन्होंने इस सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो स्थापित किया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हो रही है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। मुख्यालय बाद में कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास के अड्यार में 1886 में। थियोसोफिस्ट प्रचार करते थे कि हिंदुत्व, पारसी धर्म तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित और मजबूत किया जाए, और यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन था जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे। बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न ये, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इन चार में से एक आंसर है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई प्रांत में की थी। प्रेरणा किससे ली? केशव चंद्र सेन से। ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में, किससे प्रेरणा लेकर 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो उसका उत्तर है केशव चंद्र सेन। और कहाँ की, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है, कब की, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है अगर पूछ ले अलग से तो। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए, स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में प्रश्न है। चार स्टेटमेंट है, कोई एक गलत होगा। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे, और इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था। क्या बताइए कौन सा गलत है इसमें? इसमें तो सारे सही लग रहे हैं। सी वाला तो पक्का सही है, दूसरा वाला भी सही है, बी वाला मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद, ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे, और डी वाला भी ठीक ही है। ये पहला वाला गलत हो गया। पहला वाले में गलती कहाँ हो गई? उत्तर और दक्षिण भारत में हो गई।
तो दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, और यही आंसर है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तर भारत में न कि दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार हेतु 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थी व अज्ञानी पुरोहितों ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा था। दयानंद सरस्वती ने वेदों से प्रेरणा प्राप्त की तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाद में उन सभी धार्मिक विचारों को रद्द कर दिया जो वेदों से मेल नहीं खाते थे। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। विभिन्न संस्था संगठन है तथा उनके संस्थापक उनके सामने लिखें, कौन सा इसमें सही सुमेलित है वो बताना है। आर्य समाज के सामने दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सामने एनी बेसेंट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के सामने सैयद अहमद खां। ऊपर से अगर प्रश्न अच्छे से देखे होंगे तो करेक्ट कर ले जाओगे इस प्रश्न को भी। पहला सही है दयानंद सरस्वती। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी सही है, सैयद अहमद खान जो बाद में AMU बनता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी ब्लावत्स्की और अल्काट ने, मैडम ब्लावत्स्की और HS अल्काट ने की थी। एनी बेसेंट तो संस्थापक सदस्य थी, संस्थापक थोड़ी थी इसकी, तो गलत हो गया दूसरा वाला। और कोई ऐसा कोट नहीं है जो तीनों को सही करता हो, डी है इसका आंसर। तो बातें यहाँ संस्थापक की हो रही हैं, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम HS ब्लावत्स्की और HS अल्काट, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खान। ये कॉलेज यहाँ आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसका प्रमुख उद्देश्य था, क्या था? क्या था? बढ़िया प्रश्न है ये भी। मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना, भारत में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना, सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना, भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। वो जो AMU बनाया था ना उन्होंने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सैयद अहमद खान ने, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए बनाया था, भारत पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए। तो ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी विवेकानंद ने सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करने के लिए। बी है इसका आंसर, बी है। तो मानवतावादी राहत कार्य तथा समाज कल्याण के कार्य को करने के लिए 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में इस मिशन की अनेक शाखाएं थीं और इसने स्कूल, अस्पताल, दवाखाने, अनाथालय, पुस्तकालय आदि को खोलकर समाज सेवा के कार्य किए, और इस तरह इसका जोर व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और समाज सेवा पर था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। इस टॉपिक से निकलते हैं 19 प्रश्न, इसके बाद एक और प्रश्न आएगा। प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हैं, कौन सा इसमें सही होगा। यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था, इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया। ठीक है। एकेश्वरवाद के बारे में बात करता है प्रार्थना समाज, और ब्रह्म समाज से प्रभावित था। बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर 1 2 3। तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, इसलिए इस पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था। तो पहला वाला सही हो गया। प्रार्थना समाज ने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया तथा धर्म को जाति प्रथा की रूढ़ियों से और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त कराने का प्रयास किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम के प्रयासों से प्रार्थना समाज का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 अंतिम प्रश्न है। 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था इनमें से। लोगों में पाश्चात्य शिक्षा तथा दर्शन का प्रसार करना, नर बलि प्रथा का विरोध, विधवा पुनर्विवाह का प्रोत्साहन देना, या फिर मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बम्बई प्रांत में सामाजिक सुधार कार्य का आरंभ 1840 में परमहंस मंडली ने आरंभ किया।
इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। और पश्चिमी भारत के पहले समाज सुधारक संभवतः गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें जनता लोकहितवादी कहती थी। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है अलग से, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ 2-3 टॉपिक और बचे होंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगी 12th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो आप। उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, नंबर इस पर बोला है व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।